इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो इस बार यूनियन जब बजट आपका रिप्रेजेंट करा गया वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक सेगमेंट था। इस बार जो आउटले किया गया है दैट इज अराउंड 40,000 करोड़। तो एक तो स्टेटमेंट सीधी बन सकती है फ्रॉम यूनियन बजट, और दूसरी जो चीजें आपने याद रखनी है वो ये वाली हैं जो एक इंस्टांस में ही लिखी है। दिसंबर 2025 तक अगर देखोगे तो जो अब की स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स आई हैं लगभग 1.15 लाख करोड़ के आसपास आ चुकी हैं। इन्वेस्टमेंट्स आई हैं एफडीआईज और एफपीआईज दोनों की फॉर्म में, और ये हाईएस्ट है अगर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में देखें। अभी तक जितना भी इन्वेस्टमेंट आया है सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपको 2025 का मिलेगा, और इसको अब इंक्रीज करना है अप टू 11.3 लाख करोड़। मतलब 24-25 का अगर फाइनेंशियल ईयर देख के चलोगे तो ये अप टू इतना आ ही चुका है 11.3 लाख करोड़। इसको ग्राफ्स के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले ये मैन्युफैक्चरिंग स्कीम आउटले के बारे में बताया है। 2025 अप्रैल मंथ की बात हो रही है, यानी कि लास्ट जो फिस्कल ईयर गया आपका वहां पे था 22,919 करोड़। लगभग 75% का इंक्रीज मिला है और ये ले गए हैं अप टू 40,000 करोड़ तक का। और दूसरा ये यूनियन बजट, ये देख लो रिवाइज आउटले लिखा हुआ है कि आने वाला जो टाइम है उसमें कितनी हम इंक्रीमेंट करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है ये रैंक 3 रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्लाइंब इन इंडियाज एक्सपोर्ट रैंकिंग। मतलब इंडिया ने एक्सपोर्ट कितना करा है तो उस रैंकिंग के हिसाब से 2021 और 22 में हमारा रैंक था 7 के आसपास, और अब जो है 2024 और 25 में तो यहाँ पे हम आ चुके हैं रैंक 3 के ऊपर। अब अगर फिस्कल ईयर ये वाला बात करें 2025 से 26 वाला, तो उसमें क्या चीजें हैं, बड़ी सारी डील्स भी साइन हुई जिसमें एक इंडिया और यूरोपियन यूनियन की भी थी। तो अगर हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्कीम है मैन्युफैक्चरिंग की सक्सेसफुल रहती है तो एक्सपोर्ट में हमारा रैंक और इंप्रूव हो सकता है। देन देयर कम्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कितनी हुई। तो सबसे पहले प्रोडक्शन अगर देखोगे 2014-15 ये फिस्कल ईयर आ गया, यहां से 2024-25 यानी कि 10 साल का गैप लेके चले हैं तो लगभग 6 गुना ज्यादा ग्रोथ हुई है। मतलब प्रोडक्शन हमने ज्यादा करी है। पहले 1.9 लाख करोड़ के आसपास थी, अभी ये 11.3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। मतलब प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आया है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी याद रहेगी तो एटलीस्ट इतना याद रह जाएगा कि 6 गुना ज्यादा हमने प्रोडक्शन करी है अगर 10 सालों का डेटा ले। सेम यहाँ पे भी 10 साल का डेटा लिया हुआ है। एक्सपोर्ट के केस में पहले जहां पे 38,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करा था, ये भी 8 गुना ज्यादा हो चुका है और 3.27 लाख करोड़ तक ये पहुंच गया। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोडक्शन है, ये वाला एक्सपोर्ट का डेटा बताया। ये 6 गुना ज्यादा प्रोडक्शन और 8 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट हमने करे। नहीं, ये इंडिया ने करे हैं। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई है। वो जो शुरू में बोली वो इन्वेस्टमेंट है, वो फॉरेन कंट्री ने जो इंडिया के अंदर करी है। अभी आ रही हूं उसके ऊपर दोबारा से, वो शुरू में बस इंट्रो ही था। ये आ गया आपका ग्रोथ ऑफ मोबाइल फोन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। ये सिर्फ मोबाइल फोन्स की लेके है। अब देखो जो मोबाइल फोन्स होते हैं उसमें भी मल्टीपल चीजें ऐड ऑन होती हैं। उसकी स्क्रीन होती है, कैमरा अटैच होता है। अब उसके बाद नए नए फीचर जो ऐड हुए तो जैसे कैमरा सेंसर आ गया, फिंगरप्रिंट लगता है, तो उनको कई बार काउंट भी नहीं करा जाता। तो उस पर ध्यान रखना, भी मैंने बोला काउंट नहीं करा जाता कुछ फीचर्स को, आगे बताती हूँ। पहले प्रोडक्शन देख लो। 2014 अगेन 10 साल का गैप लेके चले हैं, 18,000 करोड़ तक के प्रोडक्शन हमने करे मोबाइल फोन्स के। उसके बाद 5.45 लाख करोड़ तक अब ये पहुंच चुका है अगर 2024 और 25 का डेटा देखोगे, कम से कम 28 गुना ज्यादा। एंड देन एक्सपोर्ट अगर देखोगे तो 127 टाइम ज्यादा चला जा चुका है। पहले ये 1500 करोड़ के आसपास था, अभी देखोगे तो 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो ये 10 साल का गैप लेके चले हुए हैं। ये मोबाइल फोन्स का केस था। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, दिसंबर 2025 तक के क्या अपडेट्स हैं। कुछ पैरामीटर्स इसमें ऐड करे गए हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी गई हैं। केपेक्स क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, पैसा उसके लिए भी चाहिए होगा। तो जो पहला पैरामीटर आता है दैट इज इन्वेस्टमेंट। टारगेट क्या रखा गया था कि इन्वेस्टमेंट कितनी अट्रैक्ट हो, एटलीस्ट 59,350 करोड़ तक की। तो ये टारगेट मीटअप करने की ट्राई करी गई। और एक्सपेक्टेड आउटकम, अब देखो ये आगे की बात कर रहे हैं कि कितनी आउटकम निकल के आएगी, तो लगभग 1,15,351 करोड़। मतलब ये आपने इन्वेस्टमेंट इतनी अट्रैक्ट करी तो ऑब्वियस ही बात है आप आउटपुट ज्यादा ही चाहोगे। जितना आपने पैसा लगाया उसमें आप प्रॉफिट भी तो चाहोगे, तो वो 1,15,351, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्शन का पैरामीटर देखो, प्रोडक्शन कितनी बोली तो 4,56,500 करोड़, ये प्रोडक्शन की बात करी है। और इसको भी इंक्रीज करना है तो अराउंड 10,34,750 करोड़। ऑब्वियस ही बात है जो आउटपुट है वो आप ज्यादा ही चाहोगे, वो लैक्स में और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो शुरू में टारगेट रखा गया था दैट इज 91,600 पर्सन्स, अब इसको भी इंक्रीज ही करना है। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा रहे हो, प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हो, ऑब्वियस ही बात है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगी। ये भी 1,41,000
801% तक लेके जानी है। फिर आते हैं इंसेंटिव्स के ऊपर। इंसेंटिव डिफरेंट तरीके से दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सेल्स वाला पर्सन है, उसको बोल दिया अगर तूने इस बारी 4 एडमिशंस करा दी 1 हफ्ते के अंदर तो तेरे को मिल जाएंगे 2000 रुपए इंसेंटिव। इंसेंटिव डिफरेंट हो सकते हैं। एक तो मैंने बोला कि 4 अगर करवाई तब तुझे 2000 मिलेंगे, या मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर एक दिन में तूने इतनी एडमिशन करा दी तो तेरे को 500 रुपए इंसेंटिव मिल जाएगा। वैसे भी चल सकती है गाड़ी, चलो 500 नहीं, ज्यादा बोल देती हूँ, 1000 बोल देती हूँ। तो ये इंसेंटिव जो स्कीम्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। वैसे सरकारें प्राइवेट कंपनीज को भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती हैं। तो पहले देख लो इसका 22,805 करोड़ रुपए का। अब इसको डिक्रीज करना होता है वैसे तो, पर खैर डबल ही आपको दिखेगा, दैट इज 41,468 करोड़। इंसेंटिव तो अवॉइड ही करना चाहेगी ना कोई भी कंपनी, वैसी इंसेंटिव्स है। अभी यहाँ पे बता रही हूँ और एग्जांपल्स। यूनियन बजट 2026 और 27 आउटले कितना बोला तो 40,000 करोड़ का। और कितनी डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो लगभग 500 बिलियन यूएस डॉलर तक की। तो इंक्रीज करना चाहते हैं अब हम मैन्युफैक्चरिंग, मेड इन इंडिया की तरफ हम मूव कर रहे हैं। और कब तक का टारगेट लिया है तो 2030 2031 फिस्कल ईयर की बात हुई है। अब इस स्कीम के बारे में देख लो। 2025 में मीति ने इसे लॉन्च करा था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का जो इकोसिस्टम है हमारी ही कंट्री में बने। जब इंडिया और यूरोपियन यूनियन के डील के बारे में पढ़ा था वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का एक सेगमेंट अलग से दिया हुआ था कि यूरोपियन यूनियन भी खरीदेगा इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को। तो मतलब पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए, इसी वजह से स्कीम में आउटले ज्यादा करा गया है, गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीज कर दिया गया है। पहले 22,000 कुछ करोड़ था, अब इसको 40,000 करोड़ तक ले गए। ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन बनी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, हमारी डिपेंडेंसी अभी भी बहुत सी कंट्रीज के ऊपर है। एक तो आप अभी पढ़ के आए मलेशिया, इसके अलावा सेमीकंडक्टर की बात करोगे ताइवान आ जाता है, ताइवान के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग चाइना आ जाता है बार बार, तो हम परचेजिंग फिर यूएस की तरफ देखने लग जाते हैं। बहुत सी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए डिपेंडेंट है। तो ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर अगर एंटर इन करना है तो सरकार ने स्टेप लिया कि और ज्यादा पैसा आउटले में दे देते हैं इस बार बजट के हिसाब से। अब देखो जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर रहेंगे, कैसे कैसे यहाँ पे इंसेंटिव प्रोवाइड करे जाएंगे। पहले बस एक बार रीड आउट करूंगी मैं इसको। एक टर्नओवर लिंक्ड है कि लास्ट में आउटपुट कितनी निकल के आई, उसके लिए अगर कोई एलिजिबल होगा तभी इंसेंटिव दिया जाएगा। अभी टाइम भी बता रही हूँ, पहले सुन लो। केपेक्स लिंक्ड, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, लोन वगैरह उठाया जाएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे। जो भी साल, जैसे 5 साल का अगर टाइमलाइन सेट करा गया है तो कितनी वो आउटपुट लेके आए तो उसके हिसाब से इंसेंटिव मिलेंगे। हाइब्रिड फिस्कल इंसेंटिव, हाइब्रिड का क्या मतलब आ गया, दो चीजें मिक्स हैं। एक चीज आपको यहां से क्लियर है, दैट इज हाइब्रिड फिस्कल इंसेंटिव, सेंटर और स्टेट्स दोनों का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। और साथ में ये भी देखा जाएगा कि इंप्लॉयमेंट जनरेशन किसी कंपनी ने कितनी करी तो वो भी देखा जाएगा। शुरू में 4 पैरामीटर वही है, ये इंसेंटिव भी उन्हीं पार्ट्स पे दिए जा रहे हैं। एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फॉर फर्म्स। अब जो इंसेंटिव होंगे सारी कंपनीज को थोड़ी मिलेंगे, जो शुरू में पहले अपना स्टेप डाल देंगे उनको ज्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे, बाद में शायद वो कम होते चले। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात होगी। जैसे जो टेस्ट शीट पहले भेजेगा उसका टेस्ट पहले चेक हो जाएगा, वो वाली सिचुएशन है यहाँ पे भी। अब आ जाओ टेन्योर देख लो, 6 साल का टोटल चलेगा। जो टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव है 1 साल के जेस्टेशन पे, 1 साल के जेस्टेशन मतलब आपने अपनी कंपनी शुरू करी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बनाना शुरू करा, अभी आउटपुट तो ईयर एंड पे निकल के आएगी ना, तो 1 साल का जेस्टेशन है। 1 साल आपको कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, आप प्रॉपर्ली सेटअप करिए। लास्ट में अगर आप एलिजिबल होते हो तो 1 साल के बाद आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे। इंसेंटिव्स की वैल्यूज यहाँ पे नहीं दी गई है, टाइम यहाँ पे स्पेसिफाई करा हुआ है। देन दूसरा आ गया केपेक्स लिंक्ड इंसेंटिव, जहां पे आपने निवेश करा, इन्वेस्टमेंट करी, क्यों, क्योंकि आपको लोन लेना पड़ा और लोन जब आपकी जेब में पैसा आया आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप करना शुरू करा। तो यहाँ पे इनको जेस्टेशन पीरियड दिया गया है 5 साल का, कि 5 साल तक अपना आराम से सेटअप करिए, उसके बाद 5 साल के बाद आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे। जेस्टेशन पीरियड ज्यादा है, जेस्टेशन पीरियड मतलब वेटिंग पीरियड आ गया। ह्यूमन में तो जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, 9 महीने का, है ना, जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे भी ये वेटिंग पीरियड ही है, आउटपुट 9 महीने के बाद निकल के आती है, तो यहाँ पे भी जेस्टेशन ही वर्ड यूज करते हैं। नहीं, ये सारा ही दिया हुआ था उसमें, जो स्कीम लिखी हुई है केपेक्स। अब ऐसा थोड़ी है फॉरेन से ही सारी इन्वेस्टमेंट आती है, अपनी भी कंपनीज तो करती हैं, तो वो सारे इंक्लूडेड है इसके अंदर। ये 5 साल का है, ये वाला सभी को इंक्लूड कर रहा है जो भी मैन्युफैक्चरिंग के केस में आगे फॉर्म्स आएंगी। एंड देन टारगेट क्या किया जाएगा, क्या क्या चीजें बनाई जाएंगी, तो जो बाहर से आती हैं, जैसे कैमरा के मॉड्यूल्स आगे, उनको भी हम बाहर से ही परचेज करते हैं। कैमरा का रोल तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, अब सारे ही शॉट्स बनाते हैं, तो कैमरा की डिमांड भी एकदम से राइज करगी। सबके पास बढ़िया डीएसएलआर पड़े हुए हैं आज के टाइम पे, जो भी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, तो कैमरा की डिमांड तो इंक्रीज हुई है। अब हम चाहते हैं वो मॉड्यूल बाहर ना बने, अपनी कंट्री के ही अंदर बना दे। तो सब असेंबलीज जैसे कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले यूनिट्स, इनको यहाँ पे ही बनाया जाएगा। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का एक जो हार्ट होता है एक तरह से, पीसीबीज,
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, वो भी इंडिया में ही बनाए जाएंगे। कैपेसिटर्स आ गए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के अगेन कंपोनेंट्स आ गए, देन रेजिस्टर्स आ गए, कैपिटल इक्विपमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्रीज जो भी मशीनरी वगैरह में यूज होते हैं, और बिल ऑफ मटेरियल। ये बिल ऑफ मटेरियल ये एटलीस्ट 90% यहाँ पे कवर करे जाएंगे। बिल ऑफ मटेरियल स्पेशली यूज करा गया है मोबाइल फोन्स के लिए। जैसे मोबाइल फोन है, बेसिक सी जो चीजें लगेंगी ही लगेंगी उसमें, जैसे स्क्रीन आ गई, बैटरी आ गया, कुछ कार्ड्स आ गए, वो सारी चीजें। पर उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी आते हैं। फोन के अंदर आपने कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है नया या एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वो बिल ऑफ मटेरियल में काउंट नहीं करा जाता। मतलब जो हार्डवेयर वाला पार्ट है लगभग वो सारा बिल ऑफ मटेरियल के अंदर इंक्लूड करा जाएगा। तो इसको भी बोला है ये भी इंडिया के ही अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जो कैमरा सेंसर आ गए, देन आपके फिंगरप्रिंट सेंसर्स आ गए, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होते, जो बाद में एडिशनल फीचर्स आए थे। हाँ, वो सारी चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, ये सारे इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जो अंदर वाले फीचर है, सॉफ्टवेयर वाले पार्ट्स है। तो ये जो बिल ऑफ मटेरियल है 90% कवरेज इसकी भी बात करी गई है कि इसको भी हम मैन्युफैक्चरिंग। ग्राफिक्स आपके सॉफ्टवेयर के पार्ट्स में आ जाएंगे, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। मतलब जो फिजिकल पार्ट्स है, जीपीयू नहीं, ग्राफिक्स। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक जीपीयूज हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। जो ग्राफिकल कार्ड्स होते हैं ये उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, कितने जीबी का है, तो वो तो आउटपुट देगा ना, आपको डिस्प्ले देगा। तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट इट इज अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर। जो ग्राफिकल कार्ड्स हैं, जैसे आप जाते भी हो लैपटॉप परचेज करने के लिए, पूछते हो आप वहां पे कि ग्राफिकल कार्ड कितने जीबी इसका है, तो वो सॉफ्टवेयर में काउंट करा है। ये फिजिकल पार्ट है जो टचेबल है नेचर में, छोटे साइज का है। ये वाला उसका आउटपुट कितना निकल गया है, कितने जीबी इसका है, 8 का है, 4 का है, तो ये वाला आपको सॉफ्टवेयर के फॉर्म में मिलेगा। इसमें जीपीयूज की भी बड़ी सारी टर्म्स होती हैं। ग्राफिक्स अलग से बोला जाता है, ग्राफिकल कार्ड्स अलग से बोला जाता है, जीपीयूज वो एसेट आ जाता है, या फिर सॉरी जो बेटर वर्ड रहेगा दैट इज हार्डवेयर के पार्ट में आ जाता है। जीपीयूज की भी कल ही बात भी करी थी इंडिया और यूएस के ट्रेड में। देन देयर कम्स इन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। तो दिसंबर 2025 तक जो कमिटमेंट दी गई थी वो 1.15 लाख करोड़ की थी, और इनिशियल टारगेट कितना था, तो 59,350। जो शुरू में आपने चार्ट्स देखे उन्हीं की अब ये बात कर रहे हैं। प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक आउटकम कितनी निकल के आएगी, तो अराउंड 10.34 लाख करोड़ तक की आने वाले 4 साल के अंदर 1.41 लाख तक की जॉब्स को जनरेट करा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और उसके अलावा इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पे भी ये लेके आएगा। अभी जैसे थर्ड बोला, लगभग इक्विपमेंट्स के केस में पूरा असेंबल्ड फॉर्म नहीं बोला, वहां पे इक्विपमेंट्स की बात हुई है, तो ये सेकंड पे आ जाएगा। पहले पे कौन है पता ही है आप सभी को, चाइना ही है। उसके बाद आती है सिनर्जी विद इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है। बोला है ना हमने कि सेमीकंडक्टर्स हमने इंडिया के ही अंदर बनाने हैं, अगेन मेड इन इंडिया। तो उसके लिए भी ये हॉरिजॉन्टल एनेबलर की तरह चलेगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे खींचते हो, इस तरह से ये वाली वर्टिकल आती है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक स्कीम आप नहीं लेके आए, उसके पैरेलल एक और स्कीम चल रही है, तो हॉरिजॉन्टल एनेबलर की तरह एक्ट करेगा फॉर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ग्रोथ वही बताई हुई है सारी दोबारा से कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट कैटेगरी में आ जाएगा अगर 2021 और 2022 का डेटा कंपेयर करें। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पे आ सकते हैं अराउंड 22.2 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि टारगेट रखा हुआ है 2030 और 31 का 500 बिलियन यूएस डॉलर तक का। तो ये एनुअल बता दिया। और उसके बाद प्रोडक्शन जो है वो भी 6 गुना इंक्रीज कर सकती है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अभी के टाइम पे देखोगे सेकंड लार्जेस्ट जो ग्लोबली अगर कोई कंट्री लाया करती है वो भी हम ही हैं। फर्स्ट अगेन सेम कंट्री दैट इज चाइना। एंड एम्प्लॉयमेंट अगर देखो तो आने वाले 11 साल में लगभग 25 लाख की जॉब क्रिएशन भी होगी। तो मतलब अब जो सेकेंडरी सेक्टर है उस पर हम फोकस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड क्या क्या सपोर्ट मिलेंगे जब ये पॉलिसी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करे जाएंगे, तो सबसे पहले तो आती है आपकी पीएलआई स्कीम्स, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव वर्ड आ गया, पीछे आपने देख लिया, टर्नओवर के हिसाब से भी रहेगा, केपेक्स के हिसाब से भी रहेगा। 100% एफडीआई अलाउड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिनका परसेंटेज कितने से ज्यादा 10%, वो इक्विटीज होती हैं, ये 10% आएगा जो इन्वेस्टमेंट्स आप बोल रहे हो। तो ये एफडीआई का 100% अलाउ कर दिया गया है कि फॉरेन कंट्री से अगर इन्वेस्टमेंट आता चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग और बूस्ट करेंगे। एंड मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। क्लस्टर मतलब एक एरिया होगा जहां पे मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की प्रोडक्शन करेंगे। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है बस वैसा जैसा क्लस्टर भी होता है। उसके बाद आ गई आपकी स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर। 25% केपेक्स इंसेंटिव यहाँ पे दिए जाएंगे, जिनका टाइम वेरी करेगा फ्रॉम वन क्लस्टर टू अनदर। और उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक
जो कि 2019 में आई थी। वैसे तो ये इंडिया को एज अ ग्लोबल हब भी बनाता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की कैटेगरी के अंदर। इसके बाद BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटीज। जब बाहर से ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आते थे तो हम उसके ऊपर ड्यूटी लगा देते थे। अब जब बाहर से इक्विपमेंट आएंगे, उनको असेंबल करना था, तो वो इंडिया में महंगे पड़ जाते थे। तो ये अभी के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है एग्जेम्प्ट कर दी गई है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि माइक्रोवेव अवन इनपुट्स। मतलब माइक्रोवेव जब बनता है उसमें जो भी इनपुट मटेरियल यूज होता है, फॉरेन से जब हम खरीदते थे तो उसके ऊपर कुछ ड्यूटी लगती थी, उसमें से एग्जेम्प्ट कर दिया हुआ है। देन सोशल वेलफेयर सरचार्ज एक्सेम्पशन। अब सोशल वेलफेयर सरचार्ज एक्सेम्पशन ये किस कैटेगरी के लिए? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक टॉय पार्ट्स के लिए। अब देखो सोशल वेलफेयर सरचार्ज लिखा है, मतलब आपसे कस्टम ड्यूटी के अलावा कुछ और एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी लिया जाएगा कि उसको हम फिर सोशल वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। सेस जैसे आप पढ़ते हो अपनी इकोनॉमी के अंदर, GST आपने पे कर दिया, पर जो ज्यादा रिनाउंड होते हैं, ज्यादा वेल्दी पीपल होते हैं, उससे 2% का एक्स्ट्रा मनी आप ले लेते हो। क्यों? कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, सोसाइटी का वेलफेयर भी करना है, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि स्कूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, प्रोडक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है। तो इसमें से एग्जेम्पशन कर दिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जो टॉय के पार्ट आते हैं। तो एग्जेम्पशन देना जरूरी है ताकि वो सस्ते आए, फिर असेंबली का काम भी शुरू हो सके। तो ये स्कीम इज इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के सेक्टर से भी और आपका जो भी इमर्जिंग टेक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी।